जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु जो हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं, वो आज जो है दोस्तों सरप्राइज़ टेस्ट आपको बता दें रुक्मणी पब्लिकेशन का है। आपको पता ही है दोस्तों कि ये हम सरप्राइज़ टेस्ट के तौर पे कराते हैं। टोटल 24 सेट है, इसमें वॉल्यूम 1 है ये हम लोग का। जैसे वॉल्यूम 1 ख़त्म होते ही वॉल्यूम 2 भी मैं कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। आर यू रेडी फॉर दिस सरप्राइज़ टेस्ट? तो आज की जो सरप्राइज़ टेस्ट होने वाली है दोस्तों, आपकी टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 होने वाली है, ठीक है। तो आइए इस सेट को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए 150 इसमें क्वेश्चन है आपको मिलेंगी, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों। अभी वर्तमान में जो करंट अफेयर है उसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, पीडी जून 2024 का मैं सेशन कंप्लीट करा रहा हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए जाके, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है प्रतियोगिता दर्पण जून 2024 से, ठीक है। उसका हर एक एक पॉइंट हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, और हर मंथ का कवर करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब जो भी नेक्स्ट मंथ आएगा उसका प्रतियोगिता दर्पण हमारे चैनल पे कराया जाएगा, ठीक है। तो आप यदि करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन जरूर से ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हमारा प्रश्न पहले क्या बनता है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न क्या बना है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? लेक सुपीरियर किस देश में है दोस्तों? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। राइट आंसर बनेगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। सुपीरियर लेक का क्षेत्रफल वो याद करने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं, मैं बस यूँ ही बता दे रहा हूँ। 82,100 किलोमीटर है, ठीक है। सुपीरियर लेक जो है यूएसए और कनाडा के बीच में है, यूएसए और कनाडा के मध्य में है। और बताइए दोस्तों, यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी लाइन है ना। जिसे जैसे हमारे पास क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना, क्या है, रेड क्लिफ है, और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन है। तो वैसे आपको बताना है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी लाइन है। तो 49वीं पैरेलल लाइन है, ठीक है दोस्तों, यानी 49वीं समानांतर रेखा है ये यूएसए और कनाडा के बीच, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही, तो इसे याद रखें ज़रूर। और आपको एक और पॉइंट बता दें दोस्तों, कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर ये आपको रूस में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान देश की सीमा तक फैला हुआ है। कौन? कैस्पियन सागर, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो जो है वुलर झील है। कौन सी दोस्तों? वुलर झील है भारत की सबसे मीठी झील, बोला जाए तो इसको मीठे पानी का झील। और ये है कहाँ दोस्तों? तो JNK में है, ठीक है, कश्मीर में है। और भारत का सबसे खारे पानी का झील जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो इसका नाम है चिल्का। ये तो पता ही है दोस्तों कहाँ पे है। चिल्का जो है आपको पड़ेगा ओडिशा में। कहाँ पे है दोस्तों? ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी जो है तपीय झील जो है, तटीय झील, चिल्का झील है, जो ओडिशा में स्थित है। जो खारे पानी का एक लैगून झील है, यहाँ पे नौसेना का भी प्रशिक्षण केंद्र भी है। अगला देखें कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो वह कौन सा पंचवर्षीय योजना था दोस्तों? तो सारे जितने भी अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुए दोस्तों, वो 12 के 12 आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तभी आप एक प्रश्न भी नहीं छोड़ पाइएगा पंचवर्षीय योजना से। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होता है ये। आंसर यहाँ तो बनेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स जानते हैं। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो होती है दोस्तों, यह 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1956 से लेकर 3 मार्च 1961 तक यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलती है। यह योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पहला क्या था दोस्तों? तो वो हैरा डोमर मॉडल पर आधारित था पहला, और दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका मूलभूत उद्देश्य क्या था? देश में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया जो थी वो शुरू करना था। वर्ष 1956 में दोस्तों, वर्ष 1956 में घोषित जो है औद्योगिक नीति में सामाजिक ढंग पर जो है समाज की स्थापना को स्वीकार करना था। अगला प्रश्न देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो आंसर आपका बनेगा मैडम क्यूरी। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बी। मैडम क्यूरी जो है दोस्तों, उनके पति पियरे क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा 1911 में तथा
1911 में मैडम क्यूरी रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2 बार, है ना, 1903 और 1911 ईस्वी में। 1903 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार जो है हेनरी बैक्वेरेल और मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी के संयुक्त रूप से दिया गया था। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था 1903 में। मैडम क्यूरी की बेटी और दामाद भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। अमेरिका रसायन विज्ञान जो है जॉन बी गुडनीफ सबसे उम्रदराज, जबकि पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली है व्यक्ति। शांति का नोबेल पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, उसकी राजधानी है ओस्लो, वहाँ पे दिया जाता है। जबकि अन्य श्रेणियों का जो है नोबेल पुरस्कार वो कहाँ दिया जाता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है ना। अगला प्रश्न देखें हम लोग कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो कौन किए थे दोस्तों, तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, सरोजनी नायडू की थी, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है धारसना स्थान जो है आंदोलन का केंद्र बना था। गांधी के नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरसना की नमकशाला पर जो है नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया गया, किंतु इससे पहले ही गांधी को गिरफ्तार 5 मार्च 1930 में यरवदा जेल में भेज दिया गया। उनके स्थान पे अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किंतु उनकी भी गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश व देश की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, एनी बेसेंट बता दें दोस्तों 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला विदेशी थी और अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ इनको। उन्होंने स्वशासन के उद्देश्य से 1916 में होम रूल लिखी जो है शुरुआत करती है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है, ग्राम पंचायत जो है कौन सा कर नहीं लगा सकता है दोस्तों, तो कृषि कर नहीं लगा सकता है। आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए होगा। ग्राम पंचायत को जो है टैक्स लगाने का शक्ति है। इसके अंतर्गत होल्डिंग कर, व्यवसाय कर, है ना, जल कर, प्रकाश शुल्क, ये स्वच्छता आदि पर लगा सकता है। कृषि पर आयकर राजस्व सरकार लगा सकता है। कृषि पर जो है आयकर राज्य सरकार लगा सकता है। आयकर राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है। अगला देखें तो खासी भाषा किस में सम्मिलित है, खासी भाषा दोस्तों किस में सम्मिलित है, तो आंसर बताइएगा। आंसर बनेगा आपका बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खेमेर शाखा में। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ये ओस्ट्रो के बारे में आप जानेंगे दोस्तों। ओस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में सम्मिलित भाषाएं जो झारखंड, असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में जो है संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से प्रेरित किया गया है, तो यह किस देश से लिया गया है दोस्तों, यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आंसर बनेगा ए, ऑस्ट्रेलिया। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और संविधान के आर्टिकल 108 मतलब संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की वर्णन किया गया है। देखिए कौन सा क्या चीज़ किस देश से लिया गया उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे समवर्ती सूची, ठीक है ना, यहाँ तक सदन के दोनों संयुक्त बैठक तो आपको बता दी दोस्तों ये कहाँ से लिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से और भी कुछ लिया गया, समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों। और संयुक्त अधिवेशन जो अभी हम लोग ने बात करा, संयुक्त अधिवेशन भी ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया, मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य बताए दोस्तों यह रसिया से लिया गया। ठीक है, किससे लिया गया है, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। और मूल अधिकार दोस्तों, तो मूल अधिकार किससे लिया गया है बताइए, मूल अधिकार लिया गया है आपका यूएसए से लिया गया। ठीक है, अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता ये भी यहीं से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी यूएसए से लिया गया। वित्त आपात ये भी यूएसए से लिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, विधि का शासन, विधि का शासन यह कहाँ से लिया गया बताइए दोस्तों, तो यह लिया गया है ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया है, विधि का शासन दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्में कौन सी है, तो यह जो है अरेबिका है। आंसर बनेगा सी, अरेबिका। पूरे विश्व में पूछा जाए कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन देश करता है, तो वो कौन करता है दोस्तों, ब्राज़ील। और सबसे ज़्यादा जो है देश में हमारे पूछा जाए भारत देश में, तो वह है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति अपनाई
जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों? यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन डी बनेगा आपका। हरित क्रांति का जन्म होता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों असफल रहती है क्योंकि उस समय भारत को चीन से भी युद्ध करना पड़ा और भारत को पाकिस्तान से भी। तो यह सेशन रहता है 1961 टू 1966 का, तो इसलिए ये असफल रहता है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? भारत में बताना है, तो कौन सा है दोस्तों? आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी, शिवाजी सागर झील है। यह जो है विकल्प के अनुसार बताना आपको था, ठीक है ना। तो विकल्प के अनुसार यही शिवाजी सागर झील है, कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए तो यह जो है गोविंद सागर झील है दोस्तों। कौन सी है? गोविंद सागर झील है। और यह कहाँ पे है दोस्तों गोविंद सागर झील? तो ये आपका रिहंद नदी पे पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्या कि भारतीय औद्योगिक गोपनीयता अधिनियम कब तक पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर दिया था? कब पारित किया गया था दोस्तों? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी, 1904 में पारित किया गया था, है ना। लॉर्ड कर्जन के समय में पहली बार प्रांत और केंद्र पर निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखे जाए तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? किस प्रकार वर्णित किया है दोस्तों? तो एक राज्यों का संघ वर्णित किया है ये तो आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर बनेगा एक राज्यों का संघ, ऑप्शन बी बनेगा। यह अनुच्छेद 1 में बोला गया है। अगला देखें कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय या सीमा का कार्य संपादन नहीं कर सकता है। तो वह कौन सा समय सीमा है दोस्तों? 14 दिन। आंसर बनेगा आपका बी, 14 दिन के बाद जो है वह स्वतः ही पारित हो जाता है। धन विधेयक जो है सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? तो इनकी तुलना बिस्मार्क से किया जाता है। आंसर बनेगा डी, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, वह महान राजनीतिज्ञ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का एकीकरण किए थे। अगला प्रश्न देखें, सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो यह कब लॉन्च किया गया दोस्तों? यह लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुमान किसका माप है? किसका माप है? तो यह है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। आंसर बनेगा बी। राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे बी होगा। पूंजी और उत्पादन का अनुपात जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न देखें कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर बताइए। तो राइट आंसर बनेगा आपका सी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, है ना। आंसर बनेगा यहाँ पे सी, उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ अन्य प्रयोजन के लिए भी आर्टिकल 266 मतलब अनुच्छेद 226 के अधीन 5 रिट को जारी करता है, और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, है ना। अगला प्रश्न देखिए तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो अल्लू अर्जुन को चुना गया है। आंसर बनेगा डी, अल्लू अर्जुन। 69वां और 68वां में किसे दिया गया था? तो अजय देवगन, तान्हाजी मूवी के लिए दिया गया था, और सूर्या को, ठीक है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार राजकुमार राव को दिया गया, बधाई हो के लिए। अगला प्रश्न देखें तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। आंसर बनेगा बी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। चंपारण का किसान सत्याग्रह अप्रैल 1917 में शुरू हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने
आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किए थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? कहाँ पे है दोस्तों? चीन में है। आंसर बनेगा बी, चीन। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लोएसा का मैदान मंगोलिया और चीन में मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महादेश में है तथा यह 10 देशों में विस्तृत है। अगला है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं दोस्तों कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? तो क्या आता है? मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा का मूल्य घटता है। आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए। मुद्रास्फीति के कारण अधिक मुद्रा खर्च करना पड़ता है जब वस्तु खरीदते हैं, अर्थात वस्तु के क्रय में अतिरिक्त मुद्रा चुकाना पड़ता है। मतलब जितना वस्तु नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मूल्य क्या होगा? घट गया। अगला देखिए, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीते हैं? आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, किरण जॉर्ज। किरण जॉर्ज ये पुरुष है, इन्होंने जीता है इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब। किरण जॉर्ज ने जापान के केकू ताकाहासीस को हराकर यह खिताब जीते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ है? कहाँ पर है ये? तो आंसर बनेगा आपका बी, हैदराबाद में। राइट आंसर क्या बनेगा? हैदराबाद। इसकी स्थापना होती है 1976 में, 1976 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में? तो सबसे ज़्यादा होता है तापीय बिजली से। आंसर बनेगा ये, तापीय बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कोयला, भारत में कोयला से सबसे अधिक बिजली प्राप्त की जाती है। कोयला को काला हीरा कहा जाता है। अगला है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष थे आचार्य जे.वी. कृपलानी। आंसर बनेगा डी, आचार्य जे.वी. कृपलानी 1947 में थे और 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सिद्धारमैया हुए 1948 में। अगला है, लोकसभा का चुनाव के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए तो 25 साल होना चाहिए। आंसर बनेगा सी आपका 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए वो होना चाहिए 30 साल, ठीक है। और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल के लिए या राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, मिनिमम 35 होना चाहिए, है ना। और विधानसभा में उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष। अगला देखें कि यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है? तो यह कौन बोले थे दोस्तों? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, महात्मा गांधी बोले थे। आंसर डी होगा, महात्मा गांधी। अगला है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिहा नहीं बल्कि मन है? तो यह कौन बोले थे दोस्तों? तो यह भी बोले थे महात्मा गांधी ही बोले थे। आंसर बनेगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी होगा। गांधी जी ने यह भी कहा था, मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। गांधी जी ने यह भी कहा था, अन्याय का एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होगा। गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से किया था। गांधी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो आंसर बनेगा आपका सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों? तो आंसर बनेगा आपका बी, 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। बजट के एक वर्ष में 3 सत्र होता है, कौन कौन आपको पता होगा? बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन होता है। अगला प्रश्न देखें, एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर किस धर्म का है? तो कौन से धर्म का है दोस्तों? हिंदू, बौद्ध और जैन का है। आंसर बनेगा डी, हिंदू, बौद्ध और
जैन का है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक जो था कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। एलिफेंटा का गुफा जो है राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था। एलिफेंटा गुफा की त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में लगभग 25 किलोमीटर दूर जो है पश्चिम में स्थित एलोरा शैलकृत गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इन शैलकृत गुफाओं की संख्या कितना है 34 है, जिसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्धों का है गुफा, 13 से 29 तक हिंदू का गुफा है और 30 से 34 तक जैन का गुफा है। एलोरा की गुफा में 10 चैत्यगृह है। जो चैत्यगृह किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से है ना। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय सस्यता थी? तो कौन सा अधिनियम है दोस्तों? आंसर बनेगी आपकी ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर होगा 1935। भारत शासन एक्ट भारत में प्रशासनिक सुधार से संबंधित अंतिम एक्ट था 1935। भारत शासन एक्ट 1935 भारत में ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। आंसर बनेगा बी। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। अगला देखेंगे हम लोग कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों बताइएगा? 1857 के दौरान भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर बनेगा आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था उस समय। अगला प्रश्न देखें, तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से थे दोस्तों? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह जो थे शाक्य वंश से थे। महात्मा बुद्ध से जुड़े एक और 2 पॉइंट आपको बताए दोस्तों। आंसर तो यहाँ पे शाक्य ये से वंश से थे। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों, ईसा पूर्व में हुआ था इनकी। इनके पिता जो थे सुदोधन शाक्यगण के मुखिया थे और माता महामाया जो कोलीय वंश की थी। बुद्ध के जीवन से 5 महत्वपूर्ण चिन्ह आप जानिए और प्रतीक के बारे में। उनकी जन्म जो है उनके प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं सांड है। गृह त्याग क्या है दोस्तों? घोड़ा। और ज्ञान पीपल का वृक्ष। निवारण तो पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो वो कौन सा राज्य है या फिर कौन सा वो जगह है दोस्तों? इसमें शहर कौन सा है बताना है आपको। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर, क्योंकि वहाँ उतनी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिल पाएगी, है ना। आंसर यहाँ पे डी बनेगा। अगला प्रश्न देखें, तो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था? तो यह कौन सा दशक था दोस्तों? आंसर बनेगा आपका बी नंबर। 1911 से 1921 दशक जो था यह ऋणात्मक रही है हमारी जनसंख्या भारत की, है ना। अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो अजैविक और नवीकरणीय है? तो यह कौन सा है? आंसर बनेगा आपका सी, जल है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा है? जल। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो वह कौन सा है? वह जो है मथुरा है दोस्तों। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। अगला प्रश्न देखें, तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? किस नदी को कहते हैं? आंसर बताइए। राइट आंसर बनेगा बी, गोदावरी को कहते हैं, गोदावरी। आंसर बनेगा बी। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम जो है दोस्तों कावेरी नदी के तट पे स्थित है। जो गंगोत्री है, गोदावरी है, जो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर है। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। यह कितना है दोस्तों गंगा? तो 2525 किलोमीटर है जो भारत में बहती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है
अगला है तंजानिया की राजधानी बताइए। तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है ना, तंजानिया की डोडोमा। केन्या की राजधानी नैरोबी। युगांडा की राजधानी युगांडा की कंपाला है ना। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। अगला प्रश्न देखें, अंडमान द्वीप जो है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होता है? तो किसके द्वारा अलग होता है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। आंसर बनेगा ए, 10 डिग्री चैनल। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। ग्रैंड चैनल है निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करती है। बैरन द्वीप जो है दोस्तों अंडमान में है। बैरन द्वीप एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है जो अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अगला देखें, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बोगोटा किसकी राजधानी है? कोलंबिया की है। आंसर बनेगा ए, कोलंबिया की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाते हैं हम लोग? तो आंसर बनेगा सी, 21 अगस्त को मनाते हैं। 21 अगस्त को मनाते हैं हम लोग। यह 2017 से मनाया जाता है, ठीक है। और 20 अगस्त को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो सद्भावना दिवस। और 21 अगस्त को तो आपको बता ही दिए, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मतलब आतंकवाद से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं 21 अगस्त को। और 21 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सोना नारायण। आंसर बनेगा ए, सोना नारायण है डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र के लेखक। इस पुस्तक में मौर्य और गुप्त अवधि के दौरान बिहार के शास्त्रीय नृत्य के विकास का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? यह संबंध जो है आपका स्वास्थ्य सुधार से है। आंसर बनेगा बी, स्वास्थ्य सुधार से है। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव थे, अब तो बदल चुके हैं दोस्तों, ये कब बदल जाते हैं ये लोग खुद नहीं पता है दोस्तों क्या, तो ये आप उतना याद भी नहीं रखें तब भी चलेगा, ठीक है ना। और इसे आप देखते रहिए करंट अफेयर के तौर पे। पंचायती राज जो है सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज्य सम्मिलित किया गया है दोस्तों संघ सूची राज्य सूची में। आंसर बनेगा बी, राज्य सूची में पंचायती राज्य सम्मिलित किया गया है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन 7वीं अनुसूची में, और राज्य सूची की प्रविष्टि 5वीं से है ना। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का, तो किसकी जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक नहीं दोस्तों, एक है शिक्षक, ठीक है। ये हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को, ठीक है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं ना, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। लेकिन शिक्षा आपको बताना है, तो ये जो होगा तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे हमारे भारत देश के, इनके जन्म दिवस पे हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं ना 5 अक्टूबर को। अगला देखें, अगला प्रश्न है हमारा क्या, 11 नवंबर को इनकी जो जन्म होती है दोस्तों, कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों की पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? रेडियो तरंग को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? कौन सी मंडल है दोस्तों? तो आंसर बनेगा ए, आयन मंडल है। कौन है? आयन मंडल। आयन मंडल से जस्ट ऊपर क्या होता है दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर, उसके सबसे लास्ट में होता है एक्सोस्फीयर, लास्ट में बहिर्मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे पीवीसी थर्मोसेटिंग जो है यह सुमेलित नहीं है। आंसर यहाँ पे बनेगा बी, पीवीसी जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सुमेलित नहीं। पीवीसी जो है थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? पीवीसी क्या है दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेंटिंग्स नहीं है। थर्मोसेंटिंग नहीं है बल्कि थर्मोप्लास्टिक है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी बनेगा। पॉलीविनाइल कोलाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। नायलॉन क्या है? नायलॉन एक जो है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक सामग्री होता है। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों?
प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है। आंसर बनेगा बी। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार वस्तु का द्रव्यमान जो है सापेक्ष होता है। अगला प्रश्न देखें तो गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्यों किया जाता है दोस्तों? तो यह किया जाता है इनफ्लेमेबल के कारण किया जाता है। आंसर बनेगा सी, अदाह के कारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, तो निम्नलिखित में से किसका जो है पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो किसका होता है? आंसर बनेगा सी, वायु का होता है दोस्तों। ठीक है, आंसर बनेगा यहाँ पे सी, वायु का। अगला है क्या कि माणिक्य या रूबी, इसको बोल सकते हैं माणिक्य या रूबी नीलम किसके ऑक्साइड है? यह किसके ऑक्साइड है दोस्तों? तो यह जो है एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। आंसर बनेगा डी, एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। अगला प्रश्न हमारा कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, किस ऊर्जा में किया जाता है? यह किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। आंसर बनेगा डी, विद्युत ऊर्जा में। अगला है हमारा यूस्टो क्लिनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? किस भाग में है? तो ये कान में है। आंसर बनेगा बी, कान। अगला प्रश्न हमारा कि यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या बनता या क्या नहीं दिखाई देता? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी होगा, है ना। बी में क्या है? दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, ठीक है। और सी में है त्रिविमीय प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, है ना। आंसर डी बनेगा। अगला है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन है दोस्तों? तो विटामिन के है। आंसर बनेगा डी, विटामिन के। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है। विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है। इसके रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन, है ना। और ADKE जो होता है दोस्तों, ADKE ये वसा में होता है घुलनशील, जबकि बी और सी जो होता है यह किसमें? विटामिन में घुलनशील होता है ना। तो आगे देखते हैं लाल रक्त कण की आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त कण की आयु जो है दोस्तों 100 से 120 दिन की होती है, ठीक है। लाल रक्त कण का, रेड ब्लड सेल का। और श्वेत रक्त का कितना होता है दोस्तों? 3 से 4 दिन की होती है। वाइट ब्लड सेल की जो है कितना दिन का होता है? मात्र 3 से 4 दिन का होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। विटामिन सी खट्टे रसदार फलों में प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है बच्चे में। विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्रातःकालीन मतलब सुबह में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? कौन सही है देखिए। आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी। आंसर इसका राइट आंसर बनेगा डी दोस्तों, बी नहीं। हाइपोटेंशन दिल का दौरा, हाइपोटेंशन दिल का दौरा यह सही मेल है यहाँ पे। थकान के अनुभव अधिक कार्य करने पर होता है। यह आराम के समय टूटे हुए कोशिका का पुनः मरम्मत करता है। विटामिन डी की कमी से हड्डी संबंधित रोग हो सकता है। सूर्य के प्रकाश में भी भारी मात्रा में सुबह में विटामिन डी पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति के दिल तक रक्त प्रवाह में ब्लॉकेज हो जाता है तो दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि इसी से जुड़े एक और पॉइंट पता है, मनुष्य जो मानव हृदय जो है पेरिकार्डियम नामक झील से ढका होता है। किससे ढका होता है? पेरिकार्डियम नामक झील से, है ना। अगला प्रश्न है क्या कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है? कौन सही है इसमें? तो आंसर बनेगा बी। इनके शरीर का तापमान एवं वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न हमारा क्या कि एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता क्या है? तो आंसर बनेगा आंसर ए, एक सूची RNA बनेगा। HIV एक जो है रेस्ट्रोवायरस है, जिसका अर्थ है कि एकल रेशीय मतलब RNA को अपनी आनुवंशिक सामग्री के रूप में ले जाता है। एड्स रोगी प्रतिरोधकता क्षमता समाप्त हो जाती है उनकी। HIV वायरस एड्स के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखा जाए तो विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के जो है साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें
उसने निम्नलिखित में से किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है, उसमें उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर बनेगा डी, नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्न दाब पर नियोन गैस में विद्युत विसर्जन कराने पर लाल रंग की जो है चमक उत्पन्न होती है। अगला है हमारा कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तर पर किसी जीव विष टॉक्सिन की सांद्रता डैश कहलाती है? वह कहलाती है जैव आवर्धन। आंसर बनेगा सी, जैव आवर्धन कहलाती है। अगला है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों? तो आंसर बनेगा परमाणु नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। आंसर सी बनेगा। अगला है कि ताज़ा ट्रेपेजियम जोन TTZ ताजमहल के चारों ओर डैश किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषित से संरक्षित करता है। तो कितना किलोमीटर का है? आंसर बनेगा राइट आंसर डी, 10,400 किलोमीटर की रेंज है। अगला प्रश्न है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जलरागी कोलाइड। आंसर बनेगा डी। गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें होती है रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती है। आंसर बनेगा सी होगा आपका। अगला प्रश्न देखें तो एक अणु ग्लूकोज के जो है पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो 38 अणु ATP प्राप्त होता है। आंसर बनेगा बी, 38 अणु ATP। अगला है समुद्री खरपतवार निम्नलिखित किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों? आयोडीन का है। आंसर बनेगा सी, आयोडीन। आयोडीन प्रमुख हाइड्रोजन है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड होता है। अगला प्रश्न है हमारा क्या कि सामान्यतः 1 से लेकर 3 वर्ष के शिशुओं को प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से किस रोग से होता है? तो यह कौन सा रोग है? क्वासिक्योर। आंसर बनेगा सी, क्वासिक्योर जो होता है दोस्तों इससे होता है प्रोटीन की कमी से शिशु की सूखा रोग जिसको मोरास्मस हो जाती है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? तो आप जान सकते हैं दूध है, अंडा है, कली है, बादाम है, दाल है, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, अंडा, ये सब है ना। मनुष्य का शरीर लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। अगला है कि जड़ों के द्वारा अवशोषित जल जो है शीर्ष तक पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा पहुंचता है। राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? जाइलम के द्वारा पहुंचेगा। अगला प्रश्न देखें तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक शाखा को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साइटोलॉजी। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, साइटोलॉजी होगा दोस्तों। और पोमोलॉजी में किसका? फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन है ना। और कॉन्कोलॉजी में शंख विज्ञान मतलब मोलास्का विज्ञान से संबंधित है। कॉस्मोग्राफी में विश्व रचना संबंधी अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स इसके अंतर्गत जो है जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। और दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बन जो है डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाएगा? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी, H2CO3। आंसर बन जाएगा बी, H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कार्बनिक अम्ल बनाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यदि साधारण ब्याज, अब हमारी गणित आती है दोस्तों, इसमें देखिए साधारण ब्याज कोई धन पर 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी आपको बताना है। वार्षिक क्या होगी दर? तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं क्या होगी। हम लोग मान लेते हैं क्या मूलधन 100 रुपया है। ठीक है, मूलधन 100 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2x। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर हमारे पास मूलधन जो है x है दोस्तों और अमाउंट जो है हमारा मतलब मिश्रधन 2x है। अब कह रहा है ब्याज यानी आई निकाल लीजिए, 2 में से 1 घटाइएगा तो x आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या दोस्तों रेट। तो रेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है SI गुने SI x गुने 100 पर डे प्रिंसिपल कितना है x अगुने हमारा टाइम कितना है दोस्तों? तो टाइम मेरा 12 है। ठीक है, गुना करी 1 से x कैंसिल, काटी 4 3 12, 4 से 25 टाइम में तो कितना आ गया
तो देखिए 8 सही 1/3 ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारा, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपया हो जाएगी। तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अर्धवार्षिक ब्याज है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना, यानी आपकी रेट जो है 10% हो जाएगी, ठीक है, और टाइम 2 गुना हो जाएगा। तो हमें टाइम ही तो निकालना है, टाइम हम n ले लेते हैं, ठीक है। रेट जो है हमारे पास 10 हो गई, ठीक है, 20 था तो 10 हो गया। टाइम जो है हमने क्या ले लिया दोस्तों, तो टाइम मेरा अर्ध है, आधा है, मान लेते हैं आधा। तो सपोज करते हैं कि हमारा टाइम जो है t/2 है। तो अब जो हो गई कितना, t हो गया, क्योंकि हमें 2 से मल्टीपल करना होता है तो t हो गया। तो चलिए हम लोग अब मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन दिया है हमारा, मूलधन भी दिया है। तो 13,310 इक्वल 10,000 है दोस्तों, 1 + r/100 के पावर t या n लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है डिवाइड मल्टीपल में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड में यहाँ पे 10,000 सीधे कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल काट सकते हैं, यानी कितना आ गया है, ये आपके पास आ गया है 1,031 और यहाँ पे बन गया 1,000, ठीक है। अब इधर जो हमारे पास आ गया, ये आर की वैल्यू 10 है, इसको काटिएगा तो यानी 11/10, ठीक है। 11 को कितना टाइम करेगा कि 1,331 आता है। तो यह जो दोस्तों 3 बार मल्टीपल करने पे, तो इसको 3 लिख दीजिए, यानी हमारा टाइम कितना हो गया, 3 साल। ऑप्शन तो यूँ ही बन गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक दर पर अंकित करता है, किंतु विक्रय के समय 10% का छूट दे देता है, तो उसका लाभ हमें बताना है कि कितना रुपया होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही साधारण क्वेश्चन है दोस्तों, कि हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है, और अंकित किया गया कितना 130 रुपया, क्योंकि 30% वो क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है। तो चलिए क्रय मूल्य हम CP हमारा 100 रुपया है, मार्क प्राइस जो है हमारा 130 रुपया है, ठीक है। अब जो है बट्टा जो दे रहा है 10% का दे रहा है, यानी डिस्काउंट जो दे रहा है वो 10% का दे रहा है, ठीक है। तो किस पे दे रहा है दोस्तों, यह जो हम बेच रहे हैं वस्तु को, जो अंकित मूल्य है उस पे दे रहा है ना। तो 130 गुने 90/100 हो जाएगा, काटिए 2 0 से 2 0, 13 नंबर 117 रुपये। तो 117 रुपये हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य की था कितना 100 रुपया, बेचे कितना 117, लाभ कितना हुआ 17 रुपये का। तो हमें परसेंटेज लाभ कितना हुआ 17%। आंसर देखिए 70% है, ऑप्शन नंबर 17, राइट आंसर डी। अगला देखिए क्या कह रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 व्यक्ति काम छोड़ के चल जाते हैं। 10वें दिन के अंत में जो है 5 व्यक्ति काम छोड़ के चल जाते हैं, कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये हमें बताना है। तो आइए इसे बनाते हैं हम लोग। देखिए 40 व्यक्ति 40 दिन काम करते हैं, 40 गुने पहले 40 कर लीजिए, यानी 1600 वर्क होगा, ठीक है। अब जो है 40 व्यक्ति 10 दिन तक काम किए हैं, तो 400 काम हो गया। अब जो है 5 तो चले गए, यानी 35 बच गए। 35 जो है 10 दिनों में कितना करेंगे 350। तो अब जो 350 है, अब ठीक है 25 गुने 10 करिए 250, फिर 20 गुने, मतलब 5 चले जा रहे हैं, गुने 10, तो आ जाएगा कितना 200। अब जो है हम सभी को इंक्लूड करते हैं 400 से लेके यहाँ तक का, तो सभी को ऐड करिएगा तो आपके आ जाएंगे 1500, ठीक है। तो शेष काम कितना बच गया, इतना ही ना, ये काम छोड़ के गए हैं। तो टोटल था 1600, जिसमें 1500 किया गया, तो छूट कितना गया 100 काम। तो इसी 100 काम को करने में समय कितना लगेगा, 100/15 प्लस 5 गुने 10 50, यानी कि 100/15 प्लस 50 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 5 तिहाई 5 से 20 तिहाई, यानी कितना आ गया 6 सही 2/3 प्लस 50 ऐड कर दी, 50 और 6 56, 56 सही 2/3, 56 सही 2/3, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, यदि समान योग्यता वाले 2 व्यक्ति 2 कर्तव्य को 2 दिनों में संपन्न करें, तो समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्य को संपूर्ण करने में कितना समय लगाएंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए M1 D1 पे बनेगा ये, तो आइए बना के देखते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए बोल क्या रहा है M1 D1 और वर्क 1, ठीक है, फिर M2 D2 बाई W2। आपके पास मैन दिए हुए 2,
2 दिन में करते हैं 2 काम को, इक्वल 100 आदमी गुन्ने नहीं बताया कितना दिन में काम करते हैं और 100 काम को करते हैं। 2 से 2 काट दीजिए और ये 100 से 100 कैंसिल, यानी कितने दिनों में काम कर देंगे? 2 दिन में। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न देखिए कि ए किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, बी उस वस्तु को वापस ए को 10% हानि पर बेचता है, तब पूरे सौदे में क्या होता है, लाभ की हानि? चलिए इसे बना के देखते हैं क्या होता है, लाभ हो रहा है कि हानि। देखेंगे आप तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या कि ए के लिए जो है वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। ए के लिए सीपी जो है कितना है, 100 रुपया, ठीक है। और बी के लिए कितना है दोस्तों? तो बी क्योंकि 10% लाभ तो 110 रुपया क्रय मूल्य इसका हो जाएगा। और ए के पुनः क्रय मूल्य 110 पे बेच रहा है, 90% 10% लॉस पे बेच रहा है, तो काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, 11 9 99, 99 रुपये में ए का क्रय मूल्य आ रहा है, ठीक है। ये ए का क्रय मूल्य अब आया, तो ए को लाभ कितना हो, क्योंकि 100 रुपया था अब 99 रुपये में, तो कितना का लाभ हो रहा है इसको देखेंगे यहाँ पे। तो 110 माइनस 99 घटाइए, 11 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। 11 रुपया बट्टे 100 और गुन्ने 100 होगा, काटी यानी 11% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए को 11% का लाभ हो रहा है, राइट आंसर बनेगा बी। अगला देखिए तो किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इसके अंतःवृत्त भी है और एक परिवृत्त भी है। अब बताना है इसमें कि अंतर क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा बताना है। अंतर तो दे रखा है दोनों क्षेत्रफलों का, ठीक है, मतलब ये बड़े वाले सर्कल का छोटे वाले का दे रखा है, तो आपको त्रिभुज का निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। हम यहाँ पे नामकरण पहले कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, ये है और ये, तो इसका नाम ए रखते हैं, इसका बी और इस वाले का सी। अब जो है दोस्तों एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये डी नाम रखते हैं और इसका ओ नाम रखते हैं, ठीक है। हम मान लेते क्या कि बी डी जो है दोस्तों, ये हमारा बेस जो है बी डी बराबर डी सी होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। समबाहु त्रिभुज ऐसे भी तीनों भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होगी ओ डी, यहाँ पे देखें ओ डी होगी अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारी, मतलब जो छोटी वाली है, ठीक है, इसकी हम लोग त्रिज्या फाइंड करते हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी इतनी हो जाएगी 1/3 √2x² माइनस x², 1/3, तो ये हो जाएगी 4x² माइनस x², यानी घटाएगा तो कितना 3x² आ जाएगी, यानी इसको हम लोग 1/3 मल्टीपल इसे क्या लिख सकते हैं √3, और बाहर x निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2x है तो एक बाहर निकल गया, यानी हम इसे लिख कैसे सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग √3x बाहर निकल गया बाई 3, यानी इसे काट सकते हैं हम लोग, तो x/3, क्योंकि इस 3 को हम लोग √3 मल्टीपल √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से एक √3, यानी √3 यहाँ पे बच गया हमारे पास नीचे। तो x/√3 हमारा क्या आ गया, अंतःवृत्त का त्रिज्या। अब परिवृत्त का त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बी डी का होल स्क्वायर माइनस ओ डी का होल स्क्वायर निकलेगा क्या, बी ओ, ठीक है। निकालिए x² प्लस x/3 की होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पास 2x/√3 आ जाएगा, परिवृत्त का भी निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 44, तो घटा लीजिए, यहाँ पे पाई 2x/√3 की होल स्क्वायर माइनस पाई x/√3 की होल स्क्वायर इक्वल 44। यहाँ से पाई कॉमन कर सकते हैं हम लोग, या फिर पाई रहने दीजिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम सीधे लेते 4πx²/3 माइनस πx²/3 इक्वल 44, एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, πx² इक्वल 44 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी x² की 44 × 7/22, काटिए 22 दूना यानी 7 दूना 14, तो 14 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा
एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना आ गया 2x², और एक्स की वैल्यू आ चुकी है 14, वहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो √3/4 अगुने 2×2 = 4 मल्टीपल 2×2 = 4 हो जाएगा यहाँ पे, और रूट यहाँ पे हम करेंगे 2×4x² जो होगी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है क्या कि √3x² की वैल्यू 14 √3 दी हुई है ना। तो इसे आप काटिएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगी दोस्तों, आंसर आ जाएगी 14√3। ऑप्शन नंबर कौन सी मिलेगी, 14√3 ऑप्शन सी मिलेगी। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि हमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है तब बना के दिखाना है। तो वर्ग की भुजा दी हुई है 121 है ना, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी क्षेत्रफल जब 121 है तो आपको पता है ना भुजा की होल स्क्वायर होती है, तो भुजा आपकी कितना आ जाएगी, इसका √² यानी 11 आ जाएगी। भुजा आपका 11 निकाला, तार की लंबाई कितना लिखेंगे यानी कि उसकी परिमाप, तो 4 गुने 11 कर दीजिए यानी 44 सेंटीमीटर आ गई। तो पुनः जो हमें तार को क्या करना है, वृत्त के आकार में मोड़ना है। यदि वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है तो हमें लेना है क्या है दोस्तों 2πr इक्वल कितना है 44, ठीक है। मतलब इसकी परिमाप उसी के बराबर ना होगा, तो यहाँ से r हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 22/7 गुने r इक्वल 44। तो 22 से काटी, 22 दूना 2 से 2 यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे उसकी क्षेत्रफल क्या होती है πr²। पाई का वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 गुने 7, 7 से 7 काटी और आ जाएगा कितना दोस्तों 154 आ जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात जो है 4:3 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 9:7 होगा। अगर उनके विवाह के समय का अनुपात 5:3 था तो कितने साल पूर्व जो है उनका विवाह हुआ था, ये हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु जो है 4x और 3x है। यहाँ पे जो पहला दिया है 3x 4x एंड 3x, ठीक है। चलिए इसका दे दिया है, तो अब लिखेंगे क्या कि 4x/3x बोल क्या रहा है अब 4 साल बाद, यहाँ पे बोल रहा है 4 साल बाद, तो 4 प्लस कर दीजिए। 4 साल बाद कितनी हो जाए 9/7, 9:7। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू जब 8 आ जाएगी दोस्तों, तब क्या करना है कि हम मान लेते हैं t साल पहले उनकी विवाह हुआ है, ठीक है ना। तब क्या करेंगे t साल, तो भी 4x और 3x लेंगे। t साल पहले हमें नहीं पता कब हुआ है, तो इसलिए माइनस हमने कर दिया, क्योंकि पहले बोल रहा है कितना साल, कितना हो जाता है 5/3 हो जाता है, जिसमें x का वैल्यू हमें दे रखा है 8, तो 8 चौका 32 और 8 3 24, ये वैल्यू रखना है हमको। तो यहाँ पे t का वैल्यू आपका जो आ जाएगा दोस्तों ये 12 वर्ष है ना, वैल्यू रखिएगा तो t का 12 वर्ष आ गया, यानी कितने साल पहले उनकी विवाह हुआ था, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी 12 साल पहले। अगला है कि एक कर्मचारी की मासिक आय जो है 2.3% वृद्धि की जाए तो उसके 72 रुपये अधिक मिलेंगे, तो उसकी मासिक आय क्या होगी ये हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं मासिक आय 100 रुपये है, तब कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। मासिक आय 100 रुपये है, ठीक है ना, तो x गुने जो कितना बढ़ रहा है 3, ये आप देखेंगे 2 है, तो यानी कि 100 तो इंक्रीज़ करता है ना, तो 100 बढ़ा दीजिए 102 सही 2.3% बढ़ रहा है, इसमें से घटाइएगा इक्वल 72 के बराबर। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, तो इक्वेशन को सॉल्व करिएगा 308, इसको ब्रेक करिएगा तो 308x - 300 एलसीएम ले लेते हैं, x/300 हो जाएगा, इक्वल में कितना रहेगा 72, तो इसमें से घटाइएगा तो कितना 8 आ जाएगा। 8x = 72 गुने 300 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 9 72, 9 27, 2700 आ जाएगी। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा 2700 रुपया। अगला देखें कि रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। 2 साल बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितना ही बचत कर सकता है, तो उसके खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है ये हमें बताना है। तो हम मानते क्या है कि यहाँ पे देखिएगा आप कि आय जो है इसकी 100 रुपया, ठीक है। आय कितना है दोस्तों 100 रुपया ले लेते हैं, खर्च कितना है दोस्तों 80, बचत करता है कितना है 20,
ठीक है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आय के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ाता कितना है 20%, तो 120 हो जाता है, ठीक है। और खर्च क्या करता है, खर्च भी 100 रुपया हो गया, ठीक है। बचत हमारा 20 रुपया रहेगा, तभी तो जाके 120 आएगा ना, ठीक है। तो जो खर्च में वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है दोस्तों, 100, 100 माइनस कितना 80 बट्टे 80 रखेंगे, ठीक है, गुणे 100, काटिए 20 चौका 80, 20 25 100, इसमें से घटाई तो 20 बट्टे 4 गुणे 5, 4 से काटिए 5 यानी 50 25। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर बी 25%। अगला देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है दोस्तों, बस ये फार्मूला आपको याद होगा तो आराम से बना लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, ए बी दिया हुआ है और यहाँ पे बी स्क्वायर दिया है। तो देखिए ये फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो बस यहाँ पे रखिए और बन जाएगी आपकी ये प्रश्न। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसका, इधर लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं बाई, ठीक है। और ये तो पहले से दिया हुआ हमारे पास क्या कि ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बच क्या गया ए प्लस बी, तो जोड़िए ए और प्लस बी को ऐड कर लीजिए। ए कितना है मेरा 5.624 है और बी कितना है 4.376 है, ऐड करिए 6 4 10, 9 1 10, कैरी 1 9 1 10, कैरी 1 9 1 10, आंसर कितना है 10, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यदि x माइनस 1/x इक्वल 4 है तो हमें x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो आइए दोस्तों इसे निकाल के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है क्या है, इसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट एक और फार्मूला होती है, इसको और भी लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं, किसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर को, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए बस इसी फार्मूला का यूज़ करके आपको बनाना है ये वाला। तो आइए हम लोग बनाते हैं। जो x प्लस 1 है दोस्तों हमारे पास, x माइनस 1/x है, इसको स्क्वायर करिए और इस 4 का होल स्क्वायर करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इधर करते हैं इसको और इसको बनाते हैं। x माइनस 1/x की होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल आ कितना जाएगा दोस्तों, तो 4 की होल स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है 4, तो ये 16 प्लस 4 यानी 20, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर इस पे आ जाएगी, तो रूट 20 हो जाएगा। 20 का क्या होता है 4 25 20, 4 का होता है 2 यानी 2 रूट 5। आंसर कितनी आ जाएगी दोस्तों, आंसर आ जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि एक क्रिकेट टीम की औसत 27 वर्ष है, उसमें से 24 तथा 27 आयु वाले 2 खिलाड़ी के स्थान पे 23 और 28 आयु वाले नए खिलाड़ी आ गए। तो अब टीम की औसत आयु क्या है ये हमें बतानी है। तो देखिए टीम का औसत आयु 27 वर्ष है, जाने वाले की 24 और 27 है, तो देखिए इस दोनों को ऐड कर लीजिए 24 और 27 को, 24 और प्लस 27 इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आ जाए 51 वर्ष, ठीक है। और जाने वाले की है, ठीक है ना, ये जाने वाले के लिए। आने वाले के लिए दोस्तों तो आ कौन कर रहे हैं 23 वर्ष और 28 वर्ष, तो इसको ऐड करिएगा तो कितना 51 वर्ष। औसत परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ये भी जा 51 रहे हैं आ 51 ही रहे, तो दोनों को जीरो यानी कि हमारा जो 27 था वही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। अगला प्रश्न देखें क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/n-1 दिया हुआ है और इंटू 1 माइनस 1/n बराबर होगा क्या, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग बना के देखते हैं आ क्या रहा है आंसर इसका। तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे ऐसे यदि घटाइएगा इसमें से इसको तो क्या आएगा आपके पास 2 में से 1 यानी 1/2, ठीक है, गुणा 3 में से 1 घटाइएगा कितना आ जाएगा तो 2/3। तो अब देख रहे हैं ना इसमें से 1 घटाइएगा तो कितना 4 में से 1 घटाइएगा तो 3/4, यानी इससे ये ऐसे कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है। बस ऐसे ही आपको गुना करते रहना है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों n-2/n-1 आएगा, ठीक है, मल्टीपल n-1/n। तो इसको भी इससे काटेंगे तो हमारे पास क्या बचा n-2/n बचा, तो इसको आप काट दीजिएगा n/n से, तो आपके बच कितना गया 1/n बच गया।
तो राइट आंसर बना क्या, 1/n। आंसर बन गया ऑप्शन नंबर आपका डी बना। अगला प्रश्न देखें कि 1000 और 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं जो है 225 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कितनी है दोस्तों, तो 5000 में जो है दोस्तों आपको बता दें, भाग देने पर शेषफल 1000 में 1000 में दोस्तों आप क्या करिए, इससे भाग दीजिए तो शेषफल आपके 4 आएंगे। और 5000 में भी फिर आपको इसी से भाग देना है 225 से, तो आपको शेषफल 22 आ रहा है। ठीक है, 4 और 22 इस दोनों में से घटा लीजिए, कितना 18। तो आंसर कितना बच गया आपका, ऑप्शन नंबर बी 18 विभाजित होंगी। अगला प्रश्न देखिए, अनुक्रम दिया हुआ है यहाँ 1/2, 2/, -1/4, 1/8 और -1/16 में कौन सा पद जो है 1/-256 होगा, बताना है आपको। -256 कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए आप कि 1/2, ठीक है। और दूसरा क्या किया गया है, 1/-2 की होल स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा क्या किया है, 1/2 का होल क्यूब। चौथा क्या किया है, 1/2 का होल 4 किया गया, ठीक है। ऐसे क्रम में आप करिएगा तो 256 कितने टर्म में आता है, तो 1/2 के पावर 8 टर्म में आता है। तो आंसर हमारा नहीं निकल गया, एन की वैल्यू क्या आ गया, मतलब 8वां। आंसर नंबर बी बनेगा। अगला देखिए, कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा देने पर यह अनुपात जो है 4:5:7 हो जाता है। तो शुरू में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे, यह हमें बतानी है। तो कितने छात्र थे, तो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो जो था हमारा 2x जो था पहले से, उसमें कितना बढ़ रहा है 20, ठीक है। फिर हमारा जो था 3x, इसमें फिर बढ़ रहा है 20, ठीक है। तब इसके इक्वल में रखेंगे इसके, इसलिए हम इसमें +20 कर रहे हैं क्योंकि दिया हुआ हमारा। फिर इंटू करेंगे, हमारा क्या है 5x, फिर इसमें बढ़ रहा है 20। ये रेशियो में है सभी, ठीक है दोस्तों, सभी रेशियो में है। इक्वल कितना आज कितने के बराबर आएगा, 4:5:7 के बराबर आएगा, आएगा ना। सभी को आप बनाइए, कितना हो जाएगा 2x + 20 बट्टे 3x + 20 इक्वल कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 10। यानी अंत में जो है, अतः जो आप देखेंगे क्या कि शुरू में छात्रों की संख्या 10x जो आई है हमारे पास, 10 आई है x की वैल्यू, तो 10 और मल्टीपल x की वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगी 100। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारा बी। अगला है कि 125 के पावर x है और 3125 हो तो x की वैल्यू निकालना है। तो 125 को आप देखेंगे, इसको ब्रेक करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 125 को आप 3 टाइम्स लिखिएगा ना, 5 को 3 टाइम्स लिखिएगा, 3x इक्वल, इसको आप ब्रेक करिएगा तो 5 के पावर 5 टाइम्स होगा। यानी एक ये तो ये कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5/3। देखिए तो 5/3 ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, तो राइट आंसर सी होगा। अगला जो है, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 216 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 27 है। तो ऐसी संख्याएं कितने संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ये हमें बताना है। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है, ठीक है। और मान लेते हैं हम संख्याएं 27x एवं 27y है, ठीक है। एक है 27x और दूसरी 27y है, तभी तो हमारा HCF 27 निकलेगा ना। x और y परस्पर अभाज्य है, ठीक है। इस दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है हमारा 216 आ रहा है, का योग कितना है 216 है। तो इसमें से 27 कॉमन हो जाएगा, x + y इक्वल 216। 27 से कटेगा क्या, काटिए, कितने टाइम्स में कटेगा 8 टाइम्स में। यानी x + y की वैल्यू कितनी आ गई हमारा 8 आ गया, ठीक है ना। तो ये एक अभाज्य संख्या आपको निकालना, अपना अकॉर्डिंग निकालिए। इसका 1 मान लीजिए और इसका 7 रखते तो 8 आएगा ना, इसका 3 रख ले और इसका 5 रख ले तब भी 8 आएगा। तो यहाँ पे 2 जोड़ा हमको निकलना है, ठीक है। 4 रख ले तो दोनों इक्वल हो गया, वैसे आपको रखना नहीं क्योंकि x और y दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमने सपोज करिए ये 2 हमने रखा, ये 2 हमारे पास जोड़ा संख्या आ गया। तो आंसर क्या बना हमारे पास आंसर जो बना, कितने जोड़े आ गए बी, राइट आंसर बी बना। बताना है कि किस संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा, ये आपको बताना है। तो हम संख्या 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, ठीक है। चूँकि 119 जो है 17 का क्या है अपवर्त है, तो इसलिए अभिष्ट जो है 19 और 17 से भाग देने पर शेषफल हमारे 2 प्राप्त होंगे। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी है आपको बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी, ये तो बहुत छोटी, ये भी छोटी, ये आपको सबसे बड़ी लग रही है क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं बस 2 है, तो इसलिए सबसे बड़ा ये होगा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्या दोस्तों, आंसर यहाँ पे पहले आपको करके देखना होगा, ठीक है ना। ये कर्णी घातों का एलसीएम निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे कर्णी घातों का एलसीएम निकालिएगा दोस्तों, जैसे इसके पावर क्या है, इसके पावर 2 है, इसके 3 है, इसके पावर 4 है, इसके पास 6 है, 2 3 4 और 6, इसका एलसीएम आप लीजिएगा ना
तो इसका एलसीएम आपका 12 आएगा। ठीक है, तो ये 12 आया, तो प्रत्येक में जो है समान कर्णी घात करने पर क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जैसे 2 के पावर 1/2 लिखेंगे, कितना है 12, इसको काटिए 6 टाइम में, यानी 2 के पावर 6 आ गया। ठीक है, यानी इसको क्या करेंगे 64 लिखेंगे। ठीक, 3 के पावर भी सेम यही कंडीशन करना 1/3, क्योंकि ये क्यूब है तो 1/3 मल्टीपल 12 काटिए 3 चौक का 12, यानी 3 के पावर 4 यानी 81 आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आपके 4 के पावर 1/4 करना है गुने 12, 4 3 12 यानी 4 के पावर 3 यानी 64 आएगा। तो आप देखते रहिए कौन बड़ा रहा है, ये भी 64 ये भी 64, लेकिन अभी 81 हमारा 3 वाला निकला है। ठीक है, अभी है 6 के पावर 1/6 गुने 12, तो ये काटिए 2 टाइम्स में, यानी 6 के पावर 2 यानी 36। बड़ा कौन आया 81 वाला, कौन आया ये वाला। आंसर नंबर हमारा 3√3 वाला आया है, जिसके क्यूब पे है ना। तो आंसर क्या बना हमारा बी, ए राइट नहीं होगा, आंसर बी होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए 50 का होल क्यूब प्लस -30 का होल क्यूब प्लस -20 का होल क्यूब इक्वल क्या होगा। तो आप देखेंगे क्या दोस्तों, ये 5 का होल क्यूब कर सकते हैं, तो 5 का कितना होता है 25, 25 25 125। ठीक है, 125 आ गया। और ये आप देखेंगे क्या प्लस तो रहने दीजिए, क्यूब करिएगा तो 3 3 9 3 27। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा आपका 27, अभी हम जीरो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और 20 का होल क्यूब करिएगा तो ये तो माइनस में आएगा ही, तो ये कितना हो जाएगा 8। आप देख क्या रहे माइनस माइनस, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, कैरी 1 ये 35। ठीक है, आपको 125 में से 35 घटा देना है, तो कितना बचेगा 0, और इसमें से 0 और 12 में से 3 तो 9, यानी आंसर जो आएगी प्लस में आएगी 90। और कितने जीरो दोस्तों, तो 3 जीरो, 3 जीरो आप लगा दीजिए, 90,000। आंसर नंबर कौन सी बन रही, तो राइट आंसर हमारा डी राइट आंसर बन रहा है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखें क्या बन रहा है कि 30 संख्याओं का औसत जो है 12 है, उनमें से प्रथम जो है 20 का औसत 11, अगली 9 का 10, तो अंतिम संख्या क्या होगी। 30 संख्या का औसत 12 है, उनमें से 20 संख्या का औसत 11 तथा अगली 9 का 10 है, तो अंतिम का बताना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि 30 गुने 12 कर दीजिए। ठीक है, और इसमें से घटा कितने दीजिए 20 गुने 11 और माइनस 9 गुने 10, इसको घटा दीजिए, दोनों को ऐड करके इसमें से घटा दीजिए, तो 12 3 36 और 1 0 माइनस ये करिएगा तो 11 दूना 22 और ये करिएगा 90, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 310, 310 में से इसको घटा दीजिए यानी 50। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि 1% के आधे का दशमलव के रूप में हमें लिखना है। 1%, ठीक है, 1% हो गया बट्टे 100, इसका आधा यानी 1/2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको आप ब्रेक करिएगा तो कितना लिखिएगा आप 1/2 को कितना लिखते हैं 0.5 लिखते हैं ना, 0.5, अब 2 को 0 और ये कर लीजिए इसमें, तो 0.005 यही ना लिखेंगे इसको, 0.0 और 0.5। तो आंसर नंबर देखिए ये कौन सी है, ऑप्शन नंबर आपकी सी राइट आंसर है। अगला देखिए आता है हमारा रीजनिंग, क्या है कि इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षर में छूटे हुए अक्षर क्रमशः 1 से बढ़ जाते हैं, तो नीचे दी गई श्रृंखला में किसमें उपयुक्त नियम का पालन किया गया है। तो आप देखेंगे क्या दोस्तों कि पहला ऑप्शन ए उठाइए, तो आंसर यहीं पहले आपका आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे कि यहाँ से क्या 2, ये 3 पे आता है, ये 5 पे, कितना इंक्रीज हुआ 2, इसमें देखेंगे तो 3, इसमें तो 4, इसमें 5, इसमें 6 इंक्रीज हुआ। आप देख रहे हैं लगातार इसमें एक एक बढ़ रहा है, तो आंसर नंबर इसलिए हमारा ए बन गया। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कि अगला जो है कौन मतलब एक दूसरे से सम्मिलित है ना, तो सीधे यहाँ पे आप देखना है ऑप्शन और बताइए कौन सा एक दूसरे के सम्मिलित है। तो आप देखिए एक उठाइए, ठीक है, एक और ये 2 नंबर उठाइए, क्या एक दूसरे से सम्मिलित है, नहीं, तो ये तो यूँ ही काट दीजिए। 3 और 6 उठाइए, 3 नंबर पे कौन सा है दोस्तों, 3 नंबर पे आप देखेंगे 3 नंबर पे ये है और 6 नंबर पे है आपका ये, तो ये एक दूसरे से इक्वल है, नहीं, तो ए और बी हमारा कट गया। ठीक है, हमारा ए एंड बी कट गया। अब सी उठाइए, 5 और 6, 5 नंबर पे कौन है, ये है, और 6 नंबर पे ये क्या एक दूसरे के इक्वल हैं दोस्तों, ये ये आप देख रहे हैं वृत्त है, ये एक क्या है एक गोला है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो इसे भी काट सकिए। चलिए अब अगला आता है, लास्ट बच गया क्योंकि तीनों कट चुका है, तो यही कंफर्म होगी कि आंसर आने वाली है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। 1 और 5, 1 देखिए 1 कहाँ पे 1 और 5 देखिए इसके पास भी गोल है, इसके पास भी गोल है, 1 5 9 बोल रहा है, 9 भी देखिए ये तीनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, सभी गोल हैं, तो इसलिए हमारा आंसर नंबर डी बना। ठीक है, अगला प्रश्न देखें कि कितने त्रिभुज है, इसमें काउंट करके आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसे आप काउंट कर सकते हैं, कितना इसमें त्रिभुज है इसे काउंट कर लीजिए। काउंट करिएगा तो आपके पास टोटल जो त्रिभुज आएंगे वो संख्या रहेंगी, देखिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे,
ऐसे बना लीजिए, ये 1 बन गया और ये 2 और ये 3 बन गया, ये एक 4 एक 5 बन गया और एक 6 बन गया और एक 7 8 एक 9, टोटल कितना बना 9। तो आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, जब मिनट की सुई जो है 1 घंटे 1 मिनट की दूरी तय करती है तो कितने अंश की दूरी तय करेगी, ये हमें बतानी है। तो कितने अंश की दूरी तय करेगी दोस्तों, देखिए 1 घंटे 1 मिनट मतलब 1 घंटा कहने का मतलब 60 मिनट और 1 मिनट मतलब 61 मिनट की दूरी। 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री है, तो 61 मिनट की कितनी होगी, 61 गुने 6 कर दीजिए, यानी 6 6 6 का 36, यानी 666। आंसर नंबर बनेगा बी। अगला देखें, क्या बोल रहा है कि 2460 है, ठीक है, 3570 है, 4680 है, तो अगली संख्या क्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, आप देखेंगे ना इसके और इसके बीच में डिफरेंस, तो आपको इतना इंक्रीज किया गया, ठीक है, 1110 बढ़ाया गया, फिर इसमें से इसमें उतना ही बढ़ाया गया 1110, तो फिर इसमें भी बढ़ा दीजिए आप 1110, यानी कितना आ जाएगा 5790 आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा 5790, राइट आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या किया गया दोस्तों कि ये जैसे 7000 है, फिर ये भी 7, ये 8000 कैसे हो गया, तो देखिए इसमें गैप लेके बनाना है। जैसे ये 7000 से 8000 जो हुआ, इसमें कितना का इंक्रीज हुआ दोस्तों, इसमें 395 का, ठीक है। तो अगली जो होगी इसमें भी आपको 395 का इंक्रीज़ करना है। तो 7916 में 395 जोड़ दीजिए, यानी 8100, 8000 आपका 311, आंसर आ जाएगी ए। अगला देखिए, दी गई श्रृंखला में आपको खाली स्थानों को भरना है, यहाँ पे क्या आएगी। तो चलिए पहले इसको काउंट कर लिया जाता है कि कितना है, ठीक है ना, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाता है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 3 6 7 1 8 1 9 10 11 12, टोटल 12 हमारे पास अक्षर है, ठीक है। 12 को आप या तो 3 के कैटेगरी में डिवाइड करिए या 4 के, जो आपको सूटेबल लगे, या 6 के, ठीक है ना, जो आपसे डिविजिबल हो सके। तो हमने 4 के कैटेगरी में इसे भागते हैं, ठीक है। 3 टाइम में बटेगा, ये 12 है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि ए सी के बाद क्या आना चाहिए, सी के बाद ई आना चाहिए, है ना। तो ई वाला कौन सा है, एक तो हमारा ये है और एक डी है। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखते हैं, ए के बाद जस्ट सी आना चाहिए। तो इसमें सी है, इसमें सी है नहीं, तो ये कट गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न आकृति है, इसमें बताना है कि अगला क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखते रहिए इसको और बताइए कि क्या आएगा इसमें, कौन सा आकृति आएगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगी, जैसे ये यहाँ पे था अभी 0, ये फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो अगली बार यहाँ पे आएगी। तो देखिए यहाँ पे वाली कौन सी ऑप्शन है, यहाँ पर वाली आपके पास एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, यानी या तो बी या तो सी, ये तो होगी नहीं, कंफर्म है, ठीक है। अब देखते हैं हम एरो को, एरो जो है हमारे उसके साथ चल रहा है कि नहीं, बस एरो को देखिए। तो देखिए ये एरो इसके साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये आया, गोला इधर आया, तो एरो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से इधर आ गया, मतलब ठीक है, ये इधर आ गया। आप देखेंगे ये क्लॉकवाइज चल रहा है, कौन, गोला, लेकिन जो एरो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आया, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर आएगा, मतलब इधर हमारा एरो आएगा, ठीक है ना। और गोला जो है हमारा किधर पहुँच जाएगा, इधर, ठीक है। देखिए इधर हमारा तीर होना चाहिए और गोला इधर होना चाहिए, देखिए ऐसा कुछ आएगा, ऐसा किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर हमारा सी बन गया। अगला प्रश्न देखें, दिया गया है प्रश्न आकृति, आपको उत्तराकृति बताना है कि क्या आएगा, इसमें बताइए क्या आ जाएगा दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे ये खाली है, ठीक है, ये ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे नीचे है, तो मतलब ऊपर ही जाएगा खाली वाला, तो कंफर्म है कि ऑप्शन बी या नहीं तो डी आना चाहिए, ये और ये तो कैंसिल होने वाली है कंफर्म। तो आइए हम देख लेते हैं कौन सी हमारी बनने वाली इस दोनों में। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ये डबल सिंबल है, ठीक है, ये इधर आ गई, ठीक है, चेंज हो गई, ये इधर है, मतलब इधर डबल आने वाली है, तो डबल इधर भी है, डबल इधर भी। अब और क्या इसमें इफेक्ट देखते हैं हम लोग, ये जीरो वाली तो हो गई, ठीक है। एरो को अब देख लेते हैं, एरो देखिए ये जस्ट इसके जो भरा हुआ है उस पर है और जस्ट इधर भी भरा हुआ है, तो ये जस्ट भरा हुआ है, मतलब नीचे जो आएगा वो भरा वाला पे एरो आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बन रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा बी बन गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, क्या बताना है इसमें, जो विलुप्त है संख्या उसको बताना है कि क्या आने वाली है। तो देखिए यहाँ 6 5 यहाँ 4, तो यहाँ पे क्या आएगी संख्या, ये बताना है। तो देखिए ये कैसे आया 6 और कैसे 5 4, वो भी पहले जानना जरूरी होता है। तो आप देखेंगे कि ये 100 है, ठीक है, और ये 25 है, और ये 100 और ये 25। देखिए आप 100 का स्क्वायर रूट निकालिए तो 10, इसका निकालिए तो 5, इसका भी 10 और इसका 5, सभी को हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी को इंक्लूड करते हैं। 10 10 20, 20 10 30, 30 को 5 से डिवाइड कर देते हैं,
30 को जो है 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो 5 छक्के 30, 6 आ गए, तो इसलिए 6 आ गए। अब यहाँ पे भी सबका निकलिए, 5, 5, 6 और 9 सभी को ऐड कर दीजिए, 10, ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 15, 10, 15, 25, 25 को 5 से डिवाइड कर दीजिए यानी 5 आ गया ना 5। यहाँ पे फिर नेक्स्ट वही करना है, 5, 5, 5, 5 सभी को ऐड करेंगे तो 20, 20 को 5 से करिए, 5 चौका 20 यानी 4 आ गया, तो सभी को ऐड करना है यहाँ पे भी, इसका 7, इसका 6, इसका 4 और इसका 3, तो ऐड करिए 10, 10, 20, 20 को ऐड करिए, 5 से डिवाइड करिए, 5 चौका 20 यानी ऑप्शन क्या आ गया हमारा, राइट आंसर डी आ गया। अगला प्रश्न देखें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 14, तो यहाँ पे क्या आने वाला है आंसर बताना है आपको। तो देखिए ये कैसे बना है, 14 आया कैसे है, तो आप ये 4 का जो है स्क्वायर रूट निकालिएगा 2, और 16 का निकालिएगा तो 4, 9 का निकालिए 3, 5 का निकालिए 25 का निकालिए 25, तो ये सभी को ऐड करिए 2, 4, 3 और 5 कितना हो जाएगा, जोड़िए 5, 3, 8, 4, 12, 12 और 2 14 आ गया ना। तो यहाँ पे भी आपको निकालना है 3, 7, 6 और 1, तो जोड़िए कितना 10, 6, 16, 1, 17 यानी आना चाहिए कितना 17, आंसर नंबर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताया क्या जा रहा है कि इस जो वर्ड है इसका ये लिखा गया है, उसी तरह कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे, यानी रोज़ को लिखा गया है कुछ TQUG लिखा गया है, तो बिस्कुट का क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे R से 2 बढ़ाया गया, R 18 पे होता है और T 20 पे होता है, 2 बढ़ाया गया, O 15 पे होता है, ये 17 पे होता है, S 19 पर, U 21 पे होता है, तो बस 2 बढ़ाते जाइए, B से 2 यानी 4, मतलब D होना चाहिए, या तो B या तो C या तो D होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ए कंफर्म काट दिए। चलिए अब I 9 पे होता है, 9 2 11, के सभी में है के, ठीक है। उसके बाद आता है S के बाद 21, मतलब 19 और 2 21 होता है, तो ये तो 22, ये कट गई, बी नंबर कट गई, अब हमारे पास या तो सी या तो हमारे पास डी आ गई। अब यू उसके बाद बच गया सी जो हमारा 3 पे आता है, 3 का 2 बढ़ जाएगा यानी 5, 5 कौन है दोस्तों, ये ई और ये भी ई आएगी, ठीक है। अब आते हैं यू के बाद 21 के बाद 23 आती है, या तो ये नहीं तो ये भी अभी आ रहा है, ठीक है। आई 9 पे होता है, 9 2 11, इस दोनों में है, लास्ट है हमारा टी के बाद 20 2 22 होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर मैच कर रहा है, आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, यदि इसको ये लिखा गया, ठीक है, तो इसका बताना है आपको। देखिए जैसे एम है ना दोस्तों, आपको एम से एल एक लिखा गया, एक एन, मतलब एक घटाया गया है एक बढ़ाया गया है, तो सेम यहाँ पे भी आपको टी से लिखना है। टी से पहले क्या आता है एस, और टी के बाद क्या आता है यू, घटता बढ़ता, तो एस और यू से देखिए तो कौन सा है आपका, एस और यू से एक सी है और एक डी है, यानी बी कटा और आपका ए कट गया, मतलब ऑप्शन आपके पास 2 ही है, तो बहुत ही आसानी से निकाल पाइएगा। एन से पहले क्या आता है, नहीं, अब जो है हमारे पास ई है, ई से पहले क्या आता है दोस्तों 4, मतलब डी आता है, और ई के बाद एफ आता है, तो देखिए डी एफ इसमें भी, डी एफ इसमें भी, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसके बाद वाली बदल जाएगी आपके पास, एस से पहले क्या आता है आर आता है दोस्तों, इसमें आर है क्या, नहीं आर नहीं है, यानी सी मेरी कट गई, यानी आंसर नंबर हमारा डी बन गया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा क्या गया है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको बताना है आपका क्या होगी, ठीक है। तो इसमें जस्ट इसका अपोजिट लिखा है, टी का अपोजिट होता है जी, मतलब आपको पता है ना अपोजिट दोस्तों, टी का अपोजिट जैसे ए का अपोजिट जेड होता है ना, वैसे लिखा गया है, ठीक है ना। तो टी का जी लिखा गया है, तो वैसे आपको इसका भी अपोजिट लिखना है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एस का अपोजिट एच होता है, ठीक है ना, तो एच इसमें है, ठीक है। टी का अपोजिट आपको जी होता है, तो ये तो भी वाला होगा नहीं, कट गया डी, आंसर नंबर आपका बी बन गया। अगला देखिए, इसको ये लिखा गया है नंबर में, तो इसको बताना है आपको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसी में से नंबर लेके अब बस आपको बता देना है कि इसका आंसर होगा क्या। तो देखिए आपके पास जैसे ये नंबर दिया हुआ है ना दोस्तों, के का लिखा गया 8, फिर 1 का ए लिखा गया है, तो बस ऐसा ही आपको इसमें निकाल देना है। तो आइए हम लोग इसमें से लेकर और बता देते हैं कि क्या आएगा। जैसे आर का इसमें क्या लिखा गया, आर का आप देखेंगे लास्ट में तो 3 लिखा गया है ना, आर का 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला, सभी 3 से स्टार्ट है। आई का इसमें क्या लिखा गया 5, जस्ट उसके बाद 5 सभी के पास है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा एम का क्या लिखा गया दोस्तों, तो एम का लिखा गया है 7, उसके बाद है क्या ए में है, इसमें बी में है और डी में है, इसमें तो है नहीं, तो सी काट दीजिए दोस्तों ऑप्शन। अब देखें उसके बाद आता है एस का क्या लिखा गया है, तो एस का लिखा गया आपका 4 इसमें भी है, 4 आपका बी में नहीं, काट दीजिए 4 अब डी में। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। अब आता है एच की बारी, तो एच क्या लिखा गया है, एच का 2 लिखा गया है, तो एच का 2 लिखा गया, क्या इसका है, तो नहीं डी नहीं है, आंसर नंबर आपका राइट आंसर ए बन गया।
अगला देखिए, अनुक्रम दिया है 2, 3, 11, 17, 81, 106। तो अगली संख्या हमारा क्या आने वाली है? तो देखेंगे क्या कि 2 से 3 बढ़कर मतलब 1 का स्क्वायर, 3 से 11 बढ़ा यानी 2 का होल क्यूब, और 11 से 17 बना है यानी 3 का होल स्क्वायर, फिर 17 से 81 बना है मतलब 4 का होल क्यूब, फिर 81 से 106 गया मतलब 5 का होल स्क्वायर, और 106 से आगे जाएगा यानी 6 का होल क्यूब, मतलब कितना आ जाएगा? 322। आंसर नंबर बनेगा हमारा डी। एक स्क्वायर एक क्यूब है ना। अगला देखिए, 4 मित्र हैं ABCD, है ना, धन जमा करते हैं। C द्वारा जमा राशि से दुगुना A जमा करता है। B द्वारा जमा राशि A की जमा राशि से आधा है, तो D द्वारा जमा B की आधी राशि किन दो ने एक समान राशि है? किन दो में एक समान राशि है? तो देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो A B लिखिए, C लिखिए और D। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दोगुना मिल रहा है किसका? B का दोगुना, इसके पास 2 और इसका 1, और इसका जो है 1 है, तो इससे कितना मिल रहा है? इसका आधा मिल रहा है, ठीक है। तो इससे आधा इसका मिल गया, यानी किसका किसका इक्वल है? तो B और C का। तो ऑप्शन नंबर हमारा B और C, राइट आंसर डी बन गया। अगला देखिए, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुँचता है, ठीक है। शुक्रवार को पता चलता है कि ये नियत दिन से 3 दिन पहले ही पहुँच गया है। 3 दिन पहले कहने का मतलब कि वो कब पहुंचा है दोस्तों? 3 दिन पहले शुक्रवार को उस पहुंच गया है, 3 दिन पहले ही पहुंच गया है। यदि वह यहाँ आने वाले अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितना दिन बाद या पहले पहुंचेगा? तो बता दें दोस्तों, पहले का नियत जो दिन है शुक्रवार है, प्लस 3 ऐड कर दीजिए यानी सोमवार। शुक्रवार, शनिवार, इतवार, रविवार, उसके बाद सोमवार, है ना। तो रविवार को पहुंचता तो 1 दिन पहले पहुंचेगा, यानी आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ए बनेगा, 1 दिन पहले। अगला देखिए कि नीचे दिया गया है हमारे पास कथन और अनुमान। तो देखिए, प्रभा द्वारा लिखी सभी पुस्तक पाठ्य पुस्तकें हैं। उनके कुछ पुस्तकें को पीताम्बरी पब्लिकेशन कंपनी ने प्रकाशित किया है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका सी। पीताम्बरी द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों को पीताम्बरी पब्लिकेशन कंपनी से पृथक अन्य प्रकाशकों ने भी प्रकाशित किया है। तो आंसर नंबर हमारा बनेगा राइट आंसर सी। अगला देखिएगा, तो 120 से 21 तक बनाना है आपको, सबसे अलग इसमें बताना है, ठीक है ना, कि कौन नहीं बनाया जाता है इस अक्षर से। तो देखिए, ये वर्ड है हमारे पास, इसे कौन नहीं बनाया जा सकता है? तो आंसर नंबर आपका बता दे, ये ए नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता दोस्तों? ए में क्या है? तो इसमें एल जो है 2 बार आए हुए, देखिए एल क्या इस वर्ड में है? एल 2 बार नहीं, इसलिए आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, इसमें बताना है आपको भी कि कौन सा यूज़ नहीं करना है। तो ये आपका आंसर बनेगा डी नंबर। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें ई आ रहा है, इसमें ई है ही नहीं इस वर्ड में, इसलिए आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, उस आकृति का चयन करना जो प्रश्न आकृति को पूरा करती है। तो कौन सी आकृति पूरा करेगी दोस्तों? आंसर बताइए देख के। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये आकृति फुलफिल करेगी। अगला देखिए, अमर एक मारुति वैन के द्वारा और एंथनी एक रेसिंग कार के द्वारा मुंबई से पुणे आते हैं। मारुति वैन की रफ्तार 120 किलोमीटर रफ्तार और रेसिंग कार का 210 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 मिनट बाद चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी का अंतर कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो 12 मिनट में अमर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 120 गुने 12/60, काटिए इसको, 6 दूना यानी 24 किलोमीटर, ठीक है। और 12 मिनट में तय की गई दूरी एंथनी के द्वारा कितना हो जाएगा? 12/60 गुने 210, ठीक है। 0 से 0 काटिए, 6 दूना 12 यानी 21 दूना 42 किलोमीटर। 42 में से 24 घटा लीजिए यानी कितना? 18 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी। आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वां और बी दाहिनी ओर से 9वां है, अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या हमें बताना है कि कितना होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 और प्लस 9 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 23। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर हमें प्रश्न को बनाना है। यहाँ पे लिख दिया गया है ए से लेकर जेड तक, बस इसे देख के बनाना है आपको। क्या दिया है कि निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है दाईं ओर से अंतिम अक्षर से पहले अक्षर के बाईं ओर से 10वें के दाईं ओर का 8वां अक्षर है। तो आपको काउंट करना होगा यहाँ पे। तो चलिए इसे हम लोग काउंट करते हैं और देखते हैं। बोल कर अक्षर के दाईं ओर से अंतिम अक्षर से पहले
लास्ट में क्या है, जेड है हमारा, ठीक है। जेड से पहले कौन सा अक्षर होगा दोस्तों, तो जेड से पहले आप देखिएगा तो वाई है। वाई के 10वां अक्षर कौन है, वाई के पहले जो है बाईं ओर 10वां, इसके बाईं ओर कौन, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां कौन आ रहा है, ओ। अब 10वें के दाईं ओर 8वां, दाईं ओर 8वां, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कौन आ रहा है दोस्तों, डब्लू आ रहा है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर डी बन गया, ठीक है। ऐसे काउंट करके आपको बनाना है। निम्नलिखित में बाएं से 15वें अक्षर से बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको बता दें दोस्तों इसमें कि वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर तो ओ होता है, ठीक है। बाएं से 15वां अक्षर ओ होता है, और ओ से बाएं 10वां अक्षर जो होगा वो कौन सा होगा, ई होगा। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ए बनेगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि नीचे दिए गए वेन आरेख को आपको बताना है, ठीक है ना। वर्ग जो अविवाहित व्यक्ति, त्रिभुज महिला और आयत शिक्षित व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया गया, ठीक है। तो आपको बताना है, यहाँ पे नीचे प्रश्न दिया है कि संख्या 11 जो है कौन से वर्ग को दर्शाया गया है। संख्या 11 जो है ये किसको दिखाया गया दोस्तों, तो यह दिखाया गया है 11 जो है किसको दिखाया गया, ये अविवाहित शिक्षित महिला खिलाड़ी को। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखें, बताना है इसमें सबसे अलग कौन है। तो इसमें सबसे अलग आपका कौन है दोस्तों, फर्श, अच्छा बुरा और छत। छत क्या होता है, फर्श, आंसर सी। शेर मान में रहता है, चूहा कहाँ पे रहेगा, चूहा दोस्तों बिल में रहेगा, आंसर सी। ये ई एफ, एफ के बाद क्या आएगा, जी ही आएगा, ठीक है। तो जी, उसके बाद देखिए जी के बाद आई, मतलब 7 के बाद 2 बढ़ा, 8 के बाद 2 10, ये तो होगा नहीं एम। तो आंसर बच गया क्या, ए बच गया, तो राइट आंसर ए बना। अगला देखिए, इस पासे में दिया गया है तो ए के ऊपर कौन सी आएगी ये हमें बताना है, ठीक है ना। 4 4 यहाँ पे दिया गया है, 6 6 दिया गया, यानी ए के अपोजिट क्या आने वाला है, तो ए के अपोजिट आने वाला हमारे पास 5। तो आंसर नंबर क्या बन गया, राइट आंसर बी बन गया। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला हमारे पास दिया गया है कथन और निष्कर्ष। क्या है कि कुछ फले जो है फूल है, कोई फूल नाव नहीं है, सभी नाव जो है नदियाँ हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ फले नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ नावें हैं, कुछ नदियाँ फूल हैं और कुछ फूल फल है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए कि जो ये फल है हमारे पास, कुछ फल जो है क्या है, फूल है, कुछ फल जो है क्या है, फूल है। अब बोल क्या रहा है, ये नाव जो है अलग है, नाव जो है अलग है दोस्तों इससे, सभी नाव क्या है, नदियाँ हैं, सभी नाव नदियाँ हैं, ठीक है। आपका जो प्रश्न पहला बोल रहा है कि कुछ फले नदियाँ हैं, कुछ फले नदियाँ हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये कुछ फले नदियाँ कैसे हो जाएगी, कुछ फले जो है नदियाँ नहीं हो सकती। दूसरा क्या है हमारा कि कुछ नदियाँ नावें हैं, कुछ नदियाँ जो है नावें हैं, बिल्कुल बात सही है ये। तीसरा क्या है, कुछ नदियाँ फल हैं, कुछ नदियाँ फूल हैं, कुछ नदियाँ जो है फूल है क्या, तो ये भी गलत है हमारा। कुछ फूल जो है फल है हमारा, कुछ फूल जो है हमारा फल है, ये बात सही है। तो यानी हमारा 2 निष्कर्ष और चौथा निष्कर्ष सही निकला। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा, यहाँ पे दूसरा और चौथा राइट आंसर है। अगला क्या दिया गया है हमारे पास, इसमें से अलग हमें बताना है। तो इसमें सबसे अलग कौन है दोस्तों, व्हेल सबसे ज़्यादा अलग है, क्योंकि व्हेल स्तनी है जबकि अन्य सभी मछलियाँ अंडे देती हैं। इसमें से बताना है सबसे अलग आपको। तो राइट आंसर यहाँ पे 144, क्योंकि 144 जो है एक 12 का स्क्वायर निकलेगा, 12 का वर्गमूल निकलेगा, और कोई भी जो है इसमें नहीं निकलने वाला, तो इसलिए आंसर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्या है, कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमान से बोलता है कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, आंसर बनेगा ए, बेटी से संबंधित है, इकलौते पुत्र है ना प्रकाश के। और कल्पिता क्या है, कल्पिता पिता है प्रकाश के, तो इसलिए आंसर बनेगा राइट आंसर बी, ए बनेगा। ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है। तो बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है, तो बी की माँ की क्या लगेंगी, तो यह बहू लगेंगी, आंसर बनेगा आपका बी। अगला देखेंगे, आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको सजाना है, तो ये तो डिक्शनरी अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा से सज जाएगा। यहाँ पे आपका डिक्शनरी जो है सबसे पहले क्या लेगा, WHI लेगा, क्योंकि उसके पहले तो होगा नहीं, तो WHI यही आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी बन रहा है। अगला आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न की श्रृंखला में आसन अक्षर के बीच जो छोड़े गए हैं श्रृंखला संख्या 5 है, उनमें से कौन से श्रृंखला नियम को पालन करती है, ये हमें बताना है। तो ये कौन से नियम पालन करेगा, ये डी नंबर पालन कर रहा है, आंसर नंबर यहाँ पे डी बन रहा है, ठीक है। अगला हमारे पास निम्नलिखित में
कौन सा विकल्प जो है लीप ईयर नहीं है? तो लीप ईयर जो है आपका 1978 नहीं है ना, 1978 नहीं है। आंसर नंबर सी बनेगा। इसमें वेन आरेख में जलेबी मिठाई खाने योग्य वस्तु को दर्शाना है। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे खाने योग्य है सभी वस्तु। तो आंसर नंबर हमारा डी सी बनेगा, क्योंकि मिठाई जो होती है जलेबी भी होती है और खाने योग्य वस्तु भी होती है, इसलिए आंसर सी बना हमारा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। दक्षिण दिशा चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलने के बाद जो है बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अंत में वह किस दिशा में जा रहा है? तो किस दिशा में? ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर उत्तर बोलते हैं। आंसर नंबर बनेगा आपका डी। अगला है, इसमें फिर से आपको डिवाइड करना है कैटेगरी में और बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर ए बन जाएगा। फुलफिल करिएगा तो ये फॉलो करेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? कूट भाषा में कोड बताना है। इसमें इसका दिया हुआ ए का, ये बी का, सी का, सी का, तो इसमें कौन सा बनेगा ये हमको बताना है। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द बनेगा ये हमें बताना है। इसका, इससे कौन सा शब्द? तो ये देख रहे हैं ना, ये बी लिखा गया है, तो यानी बी से स्टार्ट होगा, तो बी से सभी है। उसके बाद एट द रेट, ये ओ है, बी के बाद ओ, यानी कि या तो बी या तो ए आने वाला है और या तो डी। ठीक है, अगली बार क्या है कि हमारे पास वर्ग है यानी ए, जस्ट ओ के बाद ए आना चाहिए, तो ये नहीं है ना ही ये है। तो आंसर नंबर हमारा क्या है? आंसर नंबर हमारा डी ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कि इसमें खाली स्थान पे क्या आएगा। इसमें खाली स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? तो आप देखेंगे कि 4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10। 10 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 19। 19 में एक ही ना कमी रहेगी तो 20 आएगी आपके पास। तो ऐसे ही आपको बनाना है। 4 और 8 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में 3 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 15। 15 आ गया। फिर यहाँ पे 9 और 9 9 18, 18 और 7 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा? 25। वैसे ही आपको इसमें देखना है। 8 और 8 कितना हो जाएगा? ये 8 और 7 15 हो गया। 15 में कितना ऐड करिएगा कि 22 आएगा? 15 में 7 ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए बन गया। अगला फिर यहाँ पे देखें, इसमें क्या हमें फुलफिल करना है दोस्तों? तो इसमें जो हमको आपको बता दें, जैसे 3 4 1 5, 3 4 7 1 8 आ रहा है ना। 8 8 दूना क्या होता है? 8 और 5, ये तो 8 आ गया। ठीक है, 5 2 7 1 8, ये भी 8, दोनों को ऐड करिएगा तो 16। इसमें 6 3 9 1 10, 8 6 14 1 15, इसको ऐड करिए तो 25। ये 4 5 9 2 11 इधर आ रहा है, इधर 6 3 9 और 2 11, दोनों को ऐड करिए तो कितना आ जाए? 22, यानी ऑप्शन नंबर बी बन गया। क्या बोला? रवि ने अपने घर से पूरब की ओर दिशा में बस स्टॉप की ओर जा रहा है। पूरब की ओर बस स्टॉप जा रहा है, 3 किलोमीटर दूरी है। फिर वह सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल की तरफ चल पड़ा। दाईं ओर चल पड़ा, ठीक है, 4 किलोमीटर जाता है। अब घर से स्कूल तक की दूरी सीधी बताना है तो कितना? 555, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर बी, 5 किलोमीटर। अगला देखिए, इसमें आपको बताना है कि ये क्या चीज़ पे है? पानी में बताना है कि कौन सा इसका फिगर बनने वाला है। तो पानी में कौन सा फिगर बनेगा दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे यदि आपका पानी रखा गया है नीचे ही तो पानी रहेगी ना, तो इसका फिगर कौन सा बनेगा? फिगर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न है कि दिया गया यहाँ पे प्रतिबिंब है। ठीक है, इस प्रतिबिंब की छवि क्या बनेगी? इधर हमारा प्रतिबिंब रखा गया है, इधर हमारा प्रतिबिंब है, इधर हमारे पास रखा गया है मिरर। ठीक है, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? ये इधर आ जाएगा, है ना। तो इधर वाला एक ये है और एक या तो ये है। अब देखिए आप उसका एरो जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे थी, अब कैसे चेंज हो जाएगी दोस्तों? तो ये जो अब चेंज हो जाएगी ऐसे, यानी आंसर क्या बन जाएगी हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास वक्तव्य दिया हुआ है ना। तो आते हैं हम लोग पढ़ते हैं क्या है वक्तव्य। बोल क्या रहा है इसमें कि बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। तो इसका पढ़ते हैं हम लोग निष्कर्षण। कोई भी व्यक्ति बाहर से खुशी को अनुभव नहीं कर सकता है। सिनेमा में मिलने वाली खुशी चिरावस्था नहीं होती है। आंसर बनेगा आपका बी, केवल 2 यहाँ पे राइट आंसर है। अगला और लास्ट प्रश्न हमारा क्या है कि यहाँ पे दिया गया है कि क्या दिया गया है दोस्तों? हमारे पास वक्तव्य दिया गया, ठीक है। बोल क्या रहा है कि टेबल टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा कोई महिला जो है टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। तो आंसर राइट आंसर डी होगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।